कुछ ही देर में लोकसभा में बोलेंगे अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर। तीन बिल पर सदन में जवाब देंगे गृह मंत्री। गृह मंत्री के संबोधन के बाद वोटिंग होगी। शाम 5 बजे लोकसभा में बोलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पहले ये करीब 3:30-4 बजे के आसपास का था, 3:30 के आसपास। लेकिन राहुल गांधी ऑर्डर कुछ इस तरीके से था, राहुल गांधी के बाद गृह मंत्री और फिर उसके बाद वोटिंग होगी। लेकिन अब 5 बजे चलिए, आनंद प्रकाश हमारे साथ है यहां पर। सीधे चलिए आनंद, मुझे एक बात बताइए, गृह मंत्री अमित शाह 5 बजे उनका जो यहां पर फोकस होगा, क्या लग रहा है किसके ऊपर वो ज्यादा एम्फसाइज करने वाले? राहुल गांधी को जवाब भी होगा, जो आगे का एजेंडा सेट किया जा रहा है वो होगा, और जो अभी ये डिले क्यों हुआ इसके पीछे की भी वजह बताइए। प्रधानमंत्री ने भी अपनी स्पीच में ये कहा था कि इस बिल की और जो बारीकियां हैं और जो कंफ्यूजन है उसको अमित शाह अपनी स्पीच में दूर करेंगे। तो अभी जब अमित शाह चर्चा के बाद जवाब देंगे तो उसमें सारे जो शंकाएं हैं उसका समाधान करेंगे, भले वो दक्षिण भारत के राज्यों की शंकाएं हों या फिर ऐसे सांसदों की शंकाएं हों जो सोच रहे हो कि हमारी सीट का क्या होगा, कि क्या वो भी महिला की सीट बन जाएगी। क्योंकि लगातार दक्षिण भारत के जो कंसर्न है वो अलग अलग करके अलग अलग दलों ने इस चर्चा के दौरान रखे। लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि हम जनसंख्या के आधार पर परिसीमन नहीं करेंगे, बल्कि जो मौजूदा सीटें हैं उसी को हम 50% बढ़ाकर फिर हम रिजर्वेशन देंगे। यानी कि इसमें किसी का भी हक नहीं मारा जाएगा। जो मौजूदा 543 सीट्स हैं वो तो रहेंगी, जो सीटें बढ़ेंगी उसमें से महिलाओं को 33% का जो आरक्षण है वो देंगे। यानी कि जो मौजूदा सांसद है उनका भी हक बरकरार रहेगा, महिलाओं को भी आरक्षण मिल जाएगा। और दक्षिण भारत की सीट हो या फिर उत्तर भारत की सीट हो, अभी जितनी सीटों की संख्या है राज्यों में उसका 50% बढ़ जाएगा। यानी कि अभी मौजूदा सीटों का जो प्रोपोर्शन है वो भी बरकरार रहेगा, भले वो दक्षिण भारत की सीटें हो या फिर उत्तर भारत की सीटें हो। और साथ ही साथ राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। जादूगर की कहानी सुनाई है, उन्होंने खेल की कहानी सुनाई है। आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ यहां पर आप बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी बैठकें हुई हैं। मेरे दोनों जर्नलिस्ट यहां पर मेरे साथ हैं। कुमार विक्रांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार विक्रांत, बहुत सारी बैठकें हुई हैं, उनके बारे में बातचीत करूंगा। राहुल गांधी की जो स्पीच है उसके बारे में भी मैं आपसे बातचीत करूंगा, अभी हम वो भी दिखाने वाले। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है जो कई सारी बैठकें हुई, सुबह से जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद कहीं पर भी विपक्ष में ऐसा लग रहा है कि फॉल्ट लाइंस विपक्ष के अंदर दिख रही हैं या सब यूनानिमस हैं? क्योंकि कई बार विपक्ष की तरफ से हमने सुना कि सत्ता पक्ष की तरफ से अखिलेश जी को लेकर कमेंट पास किया गया, कहा गया वो हमारे साथ हैं, मदद करते रहते, कई बार ऐसी चीजें आई। लेकिन क्या विपक्ष में भी कोई फॉल्ट लाइंस दिखाई दे रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात पर ताकत मिल रही है। उसका ये कहना है कि हम तो विरोध कर ही रहे हैं, हमसे ज़्यादा अकाली दल, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां परिसीमन और जिस तरीके से सीट बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है उसके खिलाफ हैं। डीएमके का विरोध सबसे ज़्यादा है। ममता बनर्जी खुद बोल चुकी हैं, अखिलेश यादव खुद इसके खिलाफ है। वो जातिगत जनगणना के साथ पिछड़ी महिलाओं के आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि ऐसे में हमसे ज़्यादा मुखर विपक्ष है और ऐसे में हम सब लामबंद है। और अभी आपने राहुल गांधी का भाषण सुना होगा, उन्होंने तमाम पीएम प्रधानमंत्री के ऊपर तंज कसे, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि ये बिल अभी यहीं डिफीट होगा, हारेगा। तो विपक्ष के तेवर लगातार बरकरार हैं। मौजूदा स्वरूप में तो मुश्किल लगता है कि ये पास हो पाएगा। अब अगर सरकार कोई संशोधन की बात करती है, कुछ संशोधन लाती है, ऐसा कोई प्रस्ताव रखती है, वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल जो दिखाई पड़ रहा है, विपक्ष के तेवर काफ़ी सख्त हैं जी है और नंबर गेम उसका कहना है कि उसके पास है। ऐसे में क्रॉस वोट कराना और इतनी बड़े पैमाने पर क्रॉस वोट कराना
बहुत मुश्किल लगता है। अब ये नंबर्स की मैं बात कर लेता हूं। सदन के अंदर तो हम गर्मी देख ही रहे हैं और बाहर भी करीब 42 डिग्री टेम्परेचर है। और जरा हमारे दोनों सहयोगियों को दिखाएं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इतनी गर्मी में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों मेरे साथ बने रहिए। हमारे दो मेहमान भी आ चुके हैं, ये देखिए। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं हर्षवर्धन जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। और मेरे साथ है अजीत द्विवेदी जी, थैंक यू वेरी मच सर, आपका भी स्वागत है। अब बात करते हैं नंबर गेम्स की, और मैं एक बड़ा बेसिक सवाल पूछूंगा। मैं चाहूंगा कुछ और ब्रेकिंग यहां पर तुरंत लेके आइए जो अभी लेटेस्ट अपडेटेड आ रही है। पहले नंबर गेम्स को देखते हैं। लोकसभा में नंबर गेम यहां पर एनडीए 293, हम सबको पता है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया 234, सबको पता है। अदर्स 13, टोटल कितना हुआ? अब ये टोटल वाला जो मामला है, इसी को लेकर एक और चर्चा है। ये टोटल, खैर वो हम बाद में बात करेंगे। वर्तमान स्थिति आज 540 है। ये देखिए जरा, बहुमत 2/3, 360 चाहिए। अब आगे देखिए, अगर एक मिनट रुकिएगा, यहां से अब वापस विजय एक बार फिर से उसको दिखाइए। मेरा जो सवाल है यहां पर, वो मेरा सवाल ये है कि जब ये पूरा प्रोसीजर शुरू हुआ, मैं दोनों अपने मेहमानों से सवाल पूछूंगा, जब पूरा प्रोसीजर शुरू हुआ तो ये है स्टार्क रियलिटी। चलिए मैं इसमें यह भी जोड़ देता हूं, लेकिन अगर यहां से लेकर यहां तक का सफर कैसे तय होगा, यह इंश्योर करने के बाद ही तो चीजें मूव करेंगी। अगर यह इंश्योर नहीं हुआ है तो फिर स्ट्रैटेजी क्या है, यह मेरे को समझना बहुत जरूरी है हमारे मेहमानों से। लेकिन इस वक्त एक और बिग वॉल मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए विपक्ष की रणनीति क्या है वो। खैर चलिए पहले मैं इसी पे बात करता हूं। ये वॉल दिखाइएगा विजय, पहले वाली वॉल दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, और सीधे चलिए। मेरे साथ हर्षवर्धन जी और अजीत द्विवेदी जी मौजूद हैं। सर, बड़ा क्लियर कट, सिंपल, हर दर्शक के मन में एक सवाल है, आपको पता है। मैं चाहूंगा विजय ब्रेकिंग जरूर रखें, ब्रेकिंग और शॉट्स, अगर गृह मंत्री जी के शॉट्स पर आने वाले, और यहां पर ये वॉल रखें। सर, सबको पता है कि नंबर्स आने बड़े मुश्किल हैं, राइट? ये एक्सरसाइज करने से पहले ये सबको पता है कि नंबर्स मुश्किल हैं, तो फिर ये एक्सरसाइज किस बेसिस पर की जा रही है, जब पता है कि नंबर्स शायद इतने टफ होंगे, या फिर कुछ लग रहा है कि कुछ हो जाएगा? नहीं, देखिए निशान जी, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो जाने जैसी गुंजाइश अब बची हुई है, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को यह तय करना है कि अपनी वाली जो एजेंडा वाली रणनीति है वो लोगों को समझ में आए। जब 2023 में ये पारित हुआ था और जब ये लगा था कि अब तो ये कानून बन जाएगा, तो तय ही था कि 2024 में नहीं होगा। और अगर इसको यूं भी देखें कि तब से विपक्ष ये कह रहा था कि आपने सिर्फ दिखावे के लिए पारित किया, यानी नरेंद्र मोदी सरकार की ये मंशा थी या नहीं थी। अब मोदी सरकार कह रही है कि देखो हम तो हर हाल में लागू करना चाहते हैं। मोदी जी की वो दोनों पोस्ट पढ़िए जिसमें वो पहले पार्टी से, देश से, सांसदों से, उनको अपने घर की पत्नी, बेटी, बहन, उन सब का चेहरा देखते हुए जो अपील करते हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम तो हर हाल में महिला आरक्षण देना चाहते हैं, और विपक्ष इसके विरोध में खड़ा है। एक लाइन का ये इसी एजेंडे का है। अब उसमें अखिलेश जी ने थोड़ा सा और अपना एजेंडा चला लिया। उन्होंने कहा ओबीसी के साथ महिला भी, क्योंकि उनको पता है कि 2027 का विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का इसके बाद आएगा, और उसमें उनकी लड़ाई सिर्फ इतनी नहीं कि भाजपा से लड़ना है, उसमें उनकी लड़ाई यह भी होगी कि कांग्रेस मुस्लिम नेता के तौर पर, एक कहें कि ज्यादा बड़े उनके पैरोकार लंबरदार के तौर पर वो भी खड़ी होगी। तो ये जो महिला आरक्षण का बिल है, इसमें हर पार्टी अपने लिहाज से एजेंडा पुश करने की कोशिश कर रही है। अच्छा ठीक है, आपने ये बात रखी है, मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, ये जो स्क्रीन आपके सामने ब्रेकिंग आप लेटेस्ट देख रहे हैं, पार्लियामेंट के जो शॉट्स अभी जो प्रोसीडिंग चल रही है वो भी लेटेस्ट है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए कैम 1 पर। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया, बड़ी खबर। बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया, बड़ी खबर। सभी बीजेपी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का व्हिप। सीधे चलिए, आनंद मेरे साथ है। आनंद, वेरी क्विकली बताइए मुझे क्या क्या और जानकारी आ रही है। और ठीक है, लेकिन विप राहुल गांधी, सीधे देखते हैं पार्लियामेंट से। क्या पजल है? आपने बोला पजल है, और 16 का नंबर एक पजल है, देश सॉल्व करे। क्या है 16? वही तो है, पजल है, थोड़ी बताऊंगा इसका आंसर ऐसे। सोल्यूशन है, मिलेगा तो मैं बोल दूंगा यही है। लेकिन सरकार की बहुत नाराजगी थी, और बिल गिरने वाला है। राहुल जी, बिल गिरने वाला है। जाहिर सी बात है, जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही है तो नेता बचते हैं बाहर ऐसे बयान देने से जो कि उनको पार्लियामेंट में देने चाहिए। तो ये एक बड़ा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहा है हमेशा से। लेकिन क्या कहा राहुल गांधी ने, एक बार फिर से उसको प्ले करिए, फिर से प्ले करिए, सुनाइए जरा। देश सॉल्व करे। क्या है 16? वही तो है, पजल है, थोड़ी बताऊंगा इसका आंसर ऐसे। सोल्यूशन है, मिलेगा तो मैं बोल दूंगा यही है। लेकिन सरकार की बहुत नाराजगी थी, और बिल गिरने वाला है। राहुल जी,
वापस वो ब्रेकिंग फ्लैश करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी बाहर आए, कुछ उन्होंने कहा, जिन्होंने सवाल पूछा, जिन्होंने जवाब दिया, वो अपने आप में सब कुछ पजल बन के रह गया। लेकिन दिखाइए ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, अपने सांसदों के लिए बीजेपी ने व्हिप जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपके सामने 3 लाइन का व्हिप है, लेकिन मैं सीधे चलूंगा। यहां पर आनंद मेरे साथ है। आनंद, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, एसओपी है, एम आर राइट, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं विपक्ष की तरफ से क्या बीजेपी को कोई उम्मीद है? जी देखिए, हालांकि विपक्ष की तरफ से रीच आउट करने की कोशिश की गई है। किरण रिजिजू ने खुद सदन के अंदर जाकर अखिलेश यादव से काफी देर तक, लगभग 5-10 मिनट उनकी सीट पे जाकर बातचीत करते रहते। इसके अलावा बाकी जो विपक्ष के दल है उनको भी फीलर भेजा है सरकार ने। सरकार बार बार ये कह रही है कि क्रेडिट भले आप ले लो, लेकिन आप इस बिल को पास कराओ, क्योंकि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की जो एक इमेज है वो जुड़ी हुई है। क्योंकि आपने इस बिल को पायलट किया 2023 में, आप इस बिल को लाए और अब ये मौका आ गया कि इस बिल को हकीकत में बदलने का। इसलिए सरकार रीच आउट तो कर रही है, लेकिन जिस तरह से अपोजिशन ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है, तो इसको लेकर सरकार को उम्मीद कम नजर आ रही है। तो ऐसे में सरकार के पास जो विकल्प है, पहला विकल्प है कि या तो बिल को वापस ले ले, इसकी संभावना नहीं है। दूसरा विकल्प है कि जेपीसी को इसको भेज दिया जाए, जो कि बार बार विपक्ष कह रहा है, लेकिन सरकार उसके लिए भी तैयार नहीं है। तीसरा विकल्प जो है कि इस बिल पे वोटिंग कराई जाए और भले ही ये बिल या आपका प्रस्ताव गिर जाए, ये बिल पास ना हो, लेकिन सरकार को इसमें फायदा नजर आ रहा है, बीजेपी को इसमें फायदा नजर आ रहा है। परसेप्शन का गेम है, परसेप्शन का गेम है। आप जो बता रहे हैं, आई गॉट योर पॉइंट, परसेप्शन का गेम है। आनंद रहिए मेरे साथ, कुमार विक्रांत के पास भी आ रहा हूं। विपक्ष की रणनीति क्या है, आइए जरा वो ग्राफिक्स देखते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये देखिए, अब इंडिया ब्लॉक के 234 सांसद, यानी मजबूत पोजीशन। अब ये हमें एक फैक्ट है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। आगे देखिए, विपक्ष के अगर 180 वोट भी यूनाइटेड रहते हैं तो भी बिल रुक जाएगा। आगे दिए, विपक्ष एकजुट रहता है तो बिल पास कराना असंभव है। हंगामा या वॉकआउट से गेम बदल सकता है। अदर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश है। नंबर से ज्यादा एकजुटता विपक्ष की ताकत रहेगी। अब ये देखिए, यहां पर विपक्ष में भी फॉल्ट लाइंस हैं या नहीं है, ये समझने की मैं कोशिश करूंगा। अजीत सर के पास मैं आ रहा हूं, लेकिन यहां ये वाला ग्राफिक्स लीजिए और पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए। कुमार विक्रांत के पास आऊंगा। कुमार विक्रांत, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि विपक्ष में फॉल्ट लाइंस है। मैं जानना चाहता हूं, जैसे ये वो टाइम है जब यह समझ में आएगा कि अभी इस वक्त विपक्ष की जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से कांग्रेस के लिहाज से अपने आप को देख रहे हैं। यह बहुत बड़ा फैक्टर है, और कांग्रेस भी यह देखना चाह रही होगी कि कितने हमारे साथ हैं। लेकिन इसमें क्या यह समझा जाए कि टीएमसी, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, टीएमसी भी उनके साथ है, क्योंकि उनको अप्रीहेंशंस थे, कोई भी रीजंस, कोई भी एक्सक्यूजेस क्यों ना हो। देखिए, अब से कुछ देर पहले ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि वो उनके 21 सांसद 28 में से दिल्ली पहुंचे हैं। पहले 20 के आने की बात थी, उन्होंने कहा दिल्ली पहुंचे और बिल के खिलाफ वोटिंग करेंगे। ठीक है। और कांग्रेस को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि उसका कहना है कि हम तो इससे नाखुश हैं ही, लेकिन जो तमाम जो सहयोगी दल हैं, चाहे डीएमके हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनका रुख और ज़्यादा आक्रामक है। ऐसे में विपक्षी एकता है। और साथ ही साथ दिलचस्प बात यह है कि इंडिया ब्लॉक के साथ साथ एक अकाली दल का और 3 आम आदमी पार्टी के, यानी 4 सांसद और ऐसे हैं जो बिल के खिलाफ वोट करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष को लगता है कि उसके पास आंकड़ा पर्याप्त है। सरकार अगर मौजूदा स्वरूप में ही बिल को पास कराना चाहती है तो वो नहीं कराने देगी, या तो वो बिल डिफीट होगा, सरकार उसको लेकर के जनता के बीच जाएगी, या फिर ये जेपीसी में जाए, और या फिर इस बिल को विड्रॉ किया। ओके, आप मेरे साथ रहिए। अजीत जी के पास मैं आऊंगा। सर, एक लेमैन टर्म्स में अगर मैं बोलूं, ये बिल पास होता है, नहीं होता है, बीजेपी के लिए परसेप्शन जाएगा कि देखिए वो महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष जो है वो दाल खराब कर रहा है, मामला खराब कर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं, विपक्ष जब ऑपोजिशन कर रहा है तो हमें पता है उनके रीजंस क्या है, लेकिन वो किस परसेप्शन के साथ जनता के बीच में जाएंगे, योर टेक, या खाली ये बीजेपी का ऑपोजिशन है और उनको अपनी ताकत दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है। योर टेक सर। देखिए निशांत जी, इसमें कुछ भी अनायास नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया, एक सोच समझ करके जोखिम लिया कि बिल हम लेकर के चलते हैं और इसको पास नहीं होना है। इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा नहीं है कि भाजपा को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या अमित शाह को पता नहीं था कि बिल गिर जाएगा। नंबर्स जिस तरह के हैं, 233-34 अपोजिशन का अपना इंडिया ब्लॉक का है, ममता बनर्जी को जोड़ करके, और जो 13-14 आप दिखा रहे हैं अन्य का, उसमें भी इंजीनियर राशिद का वोट है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी का वोट है, सरबजीत खालसा का वोट है, अमृतपाल सिंह का वोट है, उसमें चंद्रशेखर राव की पार्टी का वोट है, उसमें से भी वोट नहीं आने हैं। तो बीजेपी को अपने जो एनडीए के वोट्स हैं उसके सहारे बीजेपी को पता था कि बिल नहीं पास होगा।
इसमें एक कैलकुलेटेड गैम्बल ये था कि हम महिला आरक्षण का मामला लेके आते हैं और ये परसेप्शन, ये नैरेटिव बनाते हैं कि हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते थे और अपोजिशन ने हमारा बिल पास नहीं होने दिया। इसका फायदा पश्चिम बंगाल में मिलेगा। ये कैलकुलेटेड गैम्बल इसलिए था निशांत जी कि भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु दांव पर लगाया। ये समझ गए। नहीं, तमिलनाडु दांव पर लगाया। मैं जानना चाहता हूं विपक्ष का क्या फायदा होगा? नहीं, विपक्ष का फायदा यह है कि एक तो पहला सरकार को हम मैं आपसे एक बड़ा लेमैन टर्म में बोलता हूं। आज की तारीख में आपके पास एक तरफ है बीजेपी सत्ता पक्ष में जो ये कहती है कि भाई हम तो लाना चाह रहे थे लेकिन ये नहीं करने दे रहे, राइट? ये बड़ा सिंपल है, लेमैन है, सबको पता है बंगाल के इलेक्शन से। और आपने तमिलनाडु की सही बात की क्योंकि साउथ का ऑपोजिशन है उसको लेकर, नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन को लेकर, डीलिमिटेशन तो मैं नहीं कहूंगा, रिप्रेजेंटेशन को लेकर। लेकिन मेरा सवाल है, अगर ये बिल जो भी होगा देखा जाएगा, डिफीट हो गया या जो भी होता है, तो फिर विपक्ष का क्या परसेप्शन जाएगा पब्लिक के बीच में या उनकी क्या सेइंग होगी पब्लिक के बीच? नहीं, देखिए, अपोजिशन अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश पहले क्या नैरेटिव होगा उनका? विपक्ष का हर नेता जब अपना भाषण शुरू कर रहा है तो ये यही कह रहा है कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में है। वो कह रहा है कि आज अभी लागू कर दीजिए, 543 पर महिला आरक्षण लागू कर दीजिए, आज 33% आरक्षण दे दीजिए 543 में। कोई अपोजिशन नहीं है हमारा, हम महिला आरक्षण के पक्ष में है और हमने पक्ष में ही वोट दिया था। 2023 के सितंबर में अपोजिशन की सारी पार्टियों ने समर्थन दिया था नारी शक्ति वंदन कानून का। तो जब उनको क्या परसेप्शन बनाना है कि हमने तो समर्थन दिया हुआ है ऑलरेडी और हम अभी भी कह रहे हैं कि हम समर्थन देने को तैयार हैं, आप महिला आरक्षण बिल लागू करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन जिस तरह से अभी लाया जा रहा है कि 2011 की जनगणना पर करेंगे और परिसीमन कर देंगे, सीटें बढ़ा करके देंगे, हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम जल्दबाजी का विरोध कर रहे हैं। देखिए, अगर बिल गिर भी जाता है तब भी परिसीमन लागू आएगा और महिला आरक्षण बिल भी लागू होगा। ठीक है, टाइमिंग की बात है, खाली वो अभी नहीं लागू होगा। मैं आपको रोकूंगा। एक बड़ी खबर, आपने तमिलनाडु का जिक्र किया है, एक बड़ी खबर आ रही है बंगाल तमिलनाडु से। बीजेपी ने सांसद बुलाए, इस वक्त की बड़ी खबर, चुनावी ड्यूटी पर लगे सांसदों को बुलाया गया। सदन में वोटिंग के लिए सांसद जो है वो बुलाए गए हैं। बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह के बोलने का वक्त भी अब 6 बजे हो गया है। मैं सीधे चलूंगा आनंद के पास। आनंद, आप ये समझ में आ रहा है मुझे पहला पार्ट खबर का, लेकिन गृह मंत्री जी का बोलने का समय ये आगे और बढ़ गया है, इसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है? इसके पीछे एक दो वजह है। पहली ये कि उसमें कुछ और स्पीकर्स को ऐड किया गया है ताकि बाकी सभी दल जो हैं उनको मौका मिले, साथ ही साथ जो सिंगल पार्टी मेंबर्स हैं या फिर जो सिंगल एमपीज की पार्टी है उनको भी मौका मिले, ताकि हो सकता है कि उनको बोलने का मौका मिलता है, उनकी बात रख दी जाती है तो उनका भी क्या पता मन बदल जाए और बिल का समर्थन कर दे। और दूसरी बात यह है कि सरकार जो है इस समय का उपयोग अपनी स्ट्रेटजी को भी बनाने के लिए कर रही है। अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे हैं तो उनके साथ भी जो सरकार के वरिष्ठ नेता उनकी बैठक चल रही है, रणनीति तैयार की जा रही है। क्योंकि सरकार की कोशिश ये है कि जब बिल आप लाए हैं तो इसको पारित कराया जाए। सरकार की प्रायोरिटी ये है। कल भी अमित शाह जब पूछा गया था उनका ये कहना था कि हमने नंबर सोच के इस बिल को लाया और अगर हम बिल ला रहे हैं तो हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी कि हम इस बिल को लाए, हम इसको पास कराएं, उसको कानून बनाए। लेकिन अगर ये बिल गिरता भी है तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम तो इसको पास कराने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए भी जो डिले हो रहा है उसकी वजह एक ये भी है कि सरकार भी अपना जो मैथ्स जो है अपने आंकड़े हैं उसको लेकर बातचीत कर रही है। जैसे कि हमने पहले ही बताया, विपक्ष के नेताओं से भी रीच आउट करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनका मन बदले। क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल भी अपने स्पीच में कहा था, आज भी उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि इस बिल को पास करिए, आप अपने घर की महिलाओं को, बहनों को देखिए, उनके हक के लिए, उनको आरक्षण दिलाने के लिए आप सोच समझ के बिल का समर्थन करिए। तो जाहिर तौर पर सरकार को उम्मीद यह है कि हो सकता है कि विपक्ष का या फिर विपक्ष से कुछ दलों का मन बदल जाए और इस बिल जो है ये हकीकत में तब्दील हो जाए। ठीक है। इसमें एक अपडेट यहां पर मैं देना चाहूंगा। अमित शाह के बोलने के बाद वोटिंग होगी, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। लोकसभा में अब 6 बजे बोलेंगे गृह मंत्री अमित शाह, इस वक्त की बड़ी खबर। उनके बोलने के बाद वोटिंग होगी और 6 बजे बोलेंगे गृह मंत्री अमित शाह, यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। हर्षवर्धन जी, गृह मंत्री जी का यह कहना है कि अगर हमने, जो आनंद बता रहे हैं, अगर हमने ये पूरा इतना बड़ा अगर हमने एक, मैं इसको कहूंगा कि एक ड्रिल जैसी चीज की गई है तो इसके पीछे की वजह कि हमें पता है कि नंबर्स आएंगे, ये इस कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं। मेरा सवाल है और बड़ा ही एलिमेंट्री सा सवाल है, क्या आपको अभी के हालात में भी दिखाई देता है हर्षवर्धन जी कि नंबर्स आ सकते हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हालांकि अमित शाह ने 370 पर जो किया था, अमित शाह ने जो कृषि कानूनों पर किया था, वो मतलब जिसको कहे ना कि न भूतो न भविष्यति था। और हमने तो 370 पर वो भी देखा था ना कि वो विप ही गायब हो गए थे, कहां चले गए थे, तो कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन आज अभी जो नंबर्स हैं और जो इतना बड़ा गैप है, लगभग
63 सांसदों का, और अगर उसमें से 3 कम भी कर दें तो 60 सांसदों का गैप है, वो भर पाना लगभग असंभव है। इसमें यह भी गुंजाइश कम दिखती है, क्योंकि सबका स्टैंड है 37 सीटें हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी अखिलेश यादव की, वो ओबीसी और मुस्लिम इन दोनों आरक्षण के मसले की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसा भी नहीं होने वाला कि वो एब्सटेन करें, और अगर एक कोई पार्टी एब्सटेन कर भी जाती है तो भी इतने नंबर नहीं आने वाले हैं कि इसको पारित करें। वो तभी हो सकता है जब सर्वसहमति की तरफ बढ़ें, और अभी तक की जो चर्चा रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, वो सर्वसहमति की ओर बढ़ता नहीं दिख रहा। और यहां एक जो सबसे जरूरी बात, कल जब हम लोग चर्चा सुन रहे थे, आज दोपहर तक चर्चा सुन रहे थे, और 2 बजे के बाद सारा परिदृश्य बदल गया है। राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री का मजाक बनाने की कोशिश की है, राहुल गांधी ने जो आमतौर पर उनका एक तरीका है, एक हल्के तरीके से वो बात रखते हैं और बहुत ही विचित्र तरीके से, उसके बाद वो गुंजाइश और धूमिल हो गई है। प्रियंका जी जब बोल रही थी तब दूसरी तरह से सदन का माहौल दिख रहा था, वो तो गृह मंत्री से थोड़ा लाइटर नोट पे एक तरह से संवाद भी कर रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी नंबर गेम में कोई ऐसी गुंजाइश या सर्वसहमति वाली स्थिति दिख रही है। सरकार ये चाहेगी वोटिंग हो, नंबर दिखे, और उसमें वो बताए कि देखिए हमने तो पूरी ताकत लगाई, हम आपको चाह रहे थे कि आप महिलाएं इतनी सांसद बन के पहुंचे, हर तीसरी महिला सांसद हो, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष ये नहीं चाहता। ठीक है। अब यहां पर प्रधानमंत्री ने एक अपील की, और इस अपील से हम सबको समझ में आ रहा है कि उनकी ये अपील किस तरीके से एक परसेप्शन के लिहाज से उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहां पर कहा जाए, एक बहुत बड़ी लाइन खींची। आइए जरा ब्रेक करिए खबर को। वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी की अपील, इसका ट्वीट भी जो है, जो इसका ट्वीट का लिंक है, मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है, जो है एक्स पर उन्होंने पोस्ट लिखा है, वो दिखाइए। वोटिंग के वक्त मां, बहन, बेटी, पत्नी की रखें याद, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। वोटिंग के वक्त अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, प्रधानमंत्री ने कहा है। महिला शक्ति के सम्मान का मौका, पीएम मोदी ने कहा है। आज मिलकर इतिहास रचने का वक्त है, प्रधानमंत्री ने कहा है। आइए जरा बिग वॉल पर इसके जो पॉइंटर्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको देखिए। वोटिंग से पहले पीएम मोदी की अपील, ये देखिए जरा। वोटिंग के वक्त मां, बहन, बेटी, पत्नी को याद रखें। फिर वोटिंग के वक्त अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, महिला शक्ति के सम्मान का मौका है, महिलाओं को नए मौके से वंचित नहीं करें, संशोधन सर्वसम्मति से पास होगा। आज मिलकर इतिहास रचें, आधी आबादी को अधिकार दें। 4 दशक की राजनीति के बाद अब वक्त हक का है। आजादी के इतने सालों बाद भी महिलाओं की भागीदारी कम होना सही नहीं है, ये उनका कहना है। लेकिन बिग वॉल पर अब देखिए एनडीए के चैलेंजेस क्या हैं, ये देखते हैं। विजय, प्रधानमंत्री की जो अपील है वो ब्रेकिंग और ट्वीट बगल में दिखाइए। एनडीए को चाहिए 67 अतिरिक्त वोट। ये नंबर गेम आप शुरू से देख रहे हैं, लेकिन इसकी डिटेलिंग देखिए आप जरा। बगल में विजय दिखाइए वो जरा खबर, ये देखिए। दूसरा, सहयोगी प्लस विपक्ष से सपोर्ट जरूरी है। अपने तो हो ही, दूसरी तरफ से भी लोग आए। अनुपस्थित सांसदों से रास्ता आसान हो सकता है, लेकिन कितने अनुपस्थित होंगे? छोटे दलों पर सबसे ज्यादा फोकस है। क्रॉस वोटिंग ही सबसे बड़ा हथियार है। हर वोट पर हाई वोल्टेज मैनेजमेंट, यह बहुत बड़ी बात है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए ब्रेक करिए। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे किरण रिजिजू, ये देखिए। वोटिंग से पहले पीएम और किरण रिजिजू की मुलाकात, इस वक्त की बड़ी खबर। संसद भवन में पीएम मोदी मौजूद। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग लीजिए, और ये जो विपक्ष का चैलेंज हमने बताया, ये एनडीए का चैलेंज, ये ग्राफिक्स लीजिए, सीधे क्विक टेक लीजिए। आनंद मेरे साथ है और उसके बाद एक विक्रांत के पास। आनंद, वेरी क्विकली। आज कई मुलाकातें हो रही हैं आनंद, ये भी एक बड़ी मुलाकात है, क्या इसका मतलब निकाला जाए? जी बिल्कुल, संसद में जो वोटिंग हो रही है उसको लेकर चर्चा हो रही है। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में पहुंचे, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू उनके पास पहुंचे। जाहिर तौर पर वोटिंग होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा में मौजूद रहेंगे और वोट करेंगे। और ऐसे में सरकारी क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या नंबर आंकड़े, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री इसी सब की जानकारी किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है उनसे ले रहे हैं। आप जो बता रहे हैं, अब मैं सीधे चलूंगा कुमार विक्रांत के पास। कुमार विक्रांत मेरे साथ है। कुमार विक्रांत, आपसे ही समझना चाहूंगा, क्या विपक्ष जो है उसके अंदर भी कोई विप है? क्या उसके अंदर भी कोई अनसेट चीज कही गई है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की मुलाकात हुई आज शायद सभी सांसदों के साथ, फिर प्रियंका जी ने भी मुलाकात की, स्पीकर से भी मुलाकात की, वहां पर भी क्या चल रहा है वो बताइए जरा।
तो देखिए, कांग्रेस ने 3 दिनों के लिए पहले से ही व्हिप इशू करके रखा हुआ है। टीएमसी की ओर से व्हिप नहीं इशू हुआ है, लेकिन टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारे कुछ सांसद चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन 21 सांसद हमारे पहुंचेंगे और बिल के खिलाफ वोट करेंगे। तो जहां तक विपक्ष की बात है वो एकजुट है, और उसका ये भी कहना है कि हम परसेप्शन की लड़ाई हम भी लड़ेंगे। हम ये भी कहेंगे कि 2023 में जब बिल पास हुआ था तो हम कह रहे थे सरकार से कि इसको 2024 से लागू कर दीजिए, तब आपने उसमें जो चीज़ें जोड़ी थी अपने ही बनाए कानून को अब आप 30 महीने बाद क्यों बदलना चाह रहे हैं? इसके पीछे मंशा आपकी ठीक नहीं है। आप बंगाल चुनाव में फ़ायदा लेना चाहते हैं। आप डिलिमिटेशन के जरिए जो सीटें बढ़ाने की बात है उस पर वो बार बार असम और जम्मू कश्मीर का उदाहरण देते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर जो परिसीमन किया गया उससे सत्ता पक्ष को फ़ायदा पहुँचाया गया। ऐसा ही परिसीमन देश भर में करने की तैयारी कर रही है सरकार, और जातिगत जनगणना से बचना चाहती है, इसलिए 2011 के जनगणना के आधार पर ये करना चाहती है। और सरकार को अगर करना है तो अभी 543 सीटें हैं, उसमें ही 1/3 महिलाओं को आरक्षण देकर तो पास क्यों नहीं करा देती? तो विपक्ष का कहना है हम अगर सरकार अपना परसेप्शन जनता के बीच लेके जाएगी तो हम भी जनता के बीच लेके जाएंगे। इसलिए आंकड़ों का दम पर हम इस बिल को, जो हमारी आपत्तियां हैं, उसको हम यहाँ पर रोक देंगे। राहुल गांधी ने बाकायदा लोकसभा में कहा है कि अब ये बिल डिफीट होगा। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। अब मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स की, जो आपसे थोड़ी देर पहले काफी हंगामा हुआ, काफी कुछ हुआ, कुछ चीजों उसमें से शायद एक्सपंज भी कर दी गई हैं। सीधे दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। ब्रेक करिए। सच ये है कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं है। राहुल गांधी ने कहा इस बिल से महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। Not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. There is a women's bill. It was passed in 2023 in this house itself. And my friends and teachers in the BJP said that it will be implemented in 10 years' time. That is the women's bill. This is an attempt to change the electoral map of India. ठीक है, चेंजिंग द इलेक्टोरल मैप ऑफ इंडिया। अब यहां पर देखिए, दिक्कत डीलिमिटेशन से नहीं है, दिक्कत विमेन रिजर्वेशन से भी नहीं है, दिक्कत है रिप्रेजेंटेशन का जो आंकड़ा पार्लियामेंट में बदलना चाह रहा है 543 से 850 को लेकर, और उसमें भी खासकर सेंसस। लेकिन फिर सवाल आता है कि अभी जो 543 आप देख रहे हैं ये तो 1971 का है, तब से लेकर अभी तक किसी और को दिक्कत क्यों नहीं हुई? क्यों? यह भी एक सवाल बनता है। मैं इसमें आऊंगा अभी हमारे मेहमानों के पास, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, SC ST OBC के खिलाफ महिला आरक्षण बिल। राहुल गांधी ने कहा ब्रेकिंग, जातीय जनगणना को कोई बाईपास, जातीय जनगणना को बाईपास कर रही है सरकार। दिखाइए जरा क्या कहा राहुल गांधी ने, प्ले करिए। गलती है। Where are they? Judiciary, private sector, private hospital sector, healthcare sector, education sector. Earlier, there used to be something called the public sector. Public sector provided space for Dalits, OBCs. You've removed it, demolished it, handed it over to your friends. So एक और बड़ी बात, बीजेपी देश नहीं है, यह भी राहुल गांधी ने कहा। सेना के पीछे चिपती है बीजेपी, यह राहुल गांधी ने कहा। यह स्टेटमेंट अभी इसकी आवश्यकता नहीं थी, ऐसा कहा गया विपक्ष की तरफ से। प्ले करिए सर। There is a central confusion, and I have to put this right. There is a central fundamental confusion in the minds of the BJP and its leadership. And the confusion is that they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they अब जरा बात कर रहे हैं, इसका रिप्लाई क्या आया राहुल गांधी के बयान का? किरण रिजिजू ने किया विरोध। ब्रेक करिए। ओबीसी विरोधी हैं कांग्रेस, किरण रिजिजू ने कहा। राजीव गांधी ने भी विरोध किया था, किरण रिजिजू ने कहा। 60 साल में कांग्रेस ओबीसी को अधिकार नहीं दे सकी, किरण रिजिजू ने कहा। प्ले करिए उसको जरा। श्री राहुल गांधी जी is talking about reservation in assemblies and parliament for OBC and for religious minorities. That is not permissible. When Congress ruled this country for more than 60
not Congress party provide that constitutional reservation for OBC? Congress has to answer. राजीव गांधी जी ने ऑन रिकॉर्ड ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध किया। दो शॉट लीजिए, सीधे चलेंगे कुमार विक्रांत के पास। कुमार विक्रांत, हमने देखा किस तरीके से ऑपोजिशन ने राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो उनके कुछ पॉइंट्स को रेज किया, कुछ को एक्सपंज किया। ऑफ कोर्स मैं उसको नेशनल टेलीविजन पे नहीं बोलूंगा, लेकिन ओवरऑल परसेप्शन, अब मैं इसमें एक कंपैरिजन ले रहा हूं। एक प्रियंका जी ने बोला था कल पार्लियामेंट में और आज राहुल जी ने बोला है। ओवरऑल परसेप्शन की अगर बात की जाए तो कांग्रेस अभी तक जो राहुल गांधी ने कहा, जाहिर तौर पे सबके सामने बोलेंगे बहुत अच्छा बोला, सब ये ठीक था, बट ओवरऑल उनका परसेप्शन क्या है और विपक्ष की ओवरऑल परसेप्शन? देखिए, आपका सवाल शायद सिग्नल कमज़ोर है, ठीक तरीके से नहीं आया, लेकिन जहां तक राहुल गांधी की आप बात करेंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर लगातार तंज कसना चाह रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक कहानी सुनाने लगे जादूगर की और उसको इशारों में प्रधानमंत्री से जोड़ा, जिसको लेकर सत्ता पक्ष ने खासी आपत्ति जताई, चेयर ने भी आपत्ति जताई और कहा कि ऐसी जो चीज़ें हैं उनको हम एक्सपंज कर देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने आखिरी में भाषण के बोला कि जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से, जिस गलत तरीके से, गलत मंशा से बिल लाया जा रहा है, अब ये बिल यहाँ पर डिफीट होगा। ये पूरे भाषण का उनके क्रक्स था कि विपक्ष पूरी तरह से तैयार है दो हाथ करने के लिए। अगर मतदान होगा तो वहाँ पर उनको लगता है कि वो इस बिल को गिराएंगे। और जहाँ तक परसेप्शन की बात है, विपक्ष ने भी अपने पॉइंटर तैयार कर रखे हैं कि जनता के बीच अगर सरकार जाएगी ये कहते हुए कि महिला आरक्षण बिल हम तो पास करना चाहते थे लेकिन विपक्ष रोड़ा बन गया, तो विपक्ष कहेगा कि गलत तरीके से तमाम चुनावी लाभ के लिए इसको पास कराने की कोशिश की जा रही थी। वरना 2023 में जब ये पास हुआ था तो हमने कहा था 2024 में ही लागू कर दीजिए, तब क्यों नहीं किया? 30 महीने बाद अपने ही बनाए कानून में बदलाव की नौबत क्यों आई? आखिर क्या याद आया सरकार को? जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है? ओबीसी महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सारे मामले लेकर हम भी जनता के बीच। कुमार विक्रांत, आप मेरे साथ बनाइए। अजीत सर, सवाल यह है, कम्युनिकेशन इज द की। कल जब प्रियंका जी बोल रही थी तो जो आपने अभी जिक्र किया उसमें एक मजाकिया अंदाज में एक कमराडरी वो दिखाई दे रही थी, लेकिन जब राहुल जी ने कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया तो बिटरनेस जो थी वो बहुत ज्यादा दिखाई दी। अब मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि इस बिटरनेस के चलते जो ऑब्जेक्टिव था, क्या उससे ये तो थोड़ा डाइग्रेस नहीं कर गया? नहीं, अपना देखिए, हर पार्टी के जितने भी वक्ताओं को आप सुनिए, हर व्यक्ति अपने एजेंडे के हिसाब से भाषण दे रहा है। राहुल गांधी ने जो भाषण दिया उसमें वो सेना को भी ले आए, वो SC ST भी ले आए, वो OBC भी ले आए। ये तमाम बातें जो उनके नैरेटिव का हिस्सा रही हैं, जो वो नैरेटिव कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, उन सबको आज उन्होंने कह दिया। और दूसरी तरफ से अभी थोड़ी देर पहले आपने जो प्रधानमंत्री की अपील दिखाई, वो भारतीय जनता पार्टी और सरकार का जो एजेंडा है, जो नैरेटिव है, उसको और क्रिस्टलाइज करने। लेकिन एक बात मुझे बताइए, क्योंकि आपने यहां पे जिक्र किया एक अपील का, कैसे बीजेपी और सत्ता पक्ष ये कम्युनिकेट करेंगे अपनी टारगेटेड ग्रुप में कि अगर आपको करना ही है तो ये 543 में ही क्यों नहीं कर देते हैं? इसको कैसे कम्युनिकेट करेंगे वो? कौन? सरकार? हाँ भाई, यही तो पॉइंट है कि आप इसी में ही कर दो। देखिए, अब इसमें कोई नहीं, ये एक बड़ी हिपोक्रेसी है। कांग्रेस आज कह रही है, चूंकि कांग्रेस को आज एक मौका है सरकार के ऊपर अटैक करने का। इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने भी नहीं किया। एब्सोल्युटली 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी। सर, ये 543 भी 1971 के आंकड़े पर है। 1971 के जनगणना है और 1973 से ये फ्री। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट आया और शायद 84th भी आया और उसको कंटिन्यू करते रहे। कंटिन्यू होता रहा ये। और जब 10 साल सरकार थी और कांग्रेस ने अपनी सरकार दांव पर लगा करके न्यूक्लियर डील किया, तो क्या उस तरह से दांव पर लगा करके आप महिला आरक्षण नहीं कर सकते थे? एब्सोल्युटली। ये बड़ी हिपोक्रेसी है कांग्रेस पार्टी की भी, और ऐसा नहीं कि दूसरी तरफ से नहीं है, दूसरी तरफ भी यही हिपोक्रेसी है। कोई लागू इसलिए नहीं करना चाह रहा था कि पुरुषों की सीटें चली जाएंगी, अपनी सीटें उनकी चली जाएंगी महिलाओं के लिए। तो उसमें एक जो अर्जुन सिंह वाला फॉर्मूला ले आया गया कि जितनी सीटें आरक्षित करनी है उतनी सीटें हम बढ़ा देते हैं। उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो OBC का आरक्षण लागू किया था, तो यही फॉर्मूला लेके आए थे कि 27% आरक्षण लागू करना है तो हम 27% सीटें बढ़ा देते हैं। तो वो यहाँ ले आया गया है कि अगर 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करनी है तो उतनी या उससे ज़्यादा सीटें बढ़ा देते हैं और तब लागू कर देंगे, महिलाओं को दे देंगे। मतलब अपना हक नहीं छोड़ेंगे। कोई पुरुष सांसद, पेट्रियार्कल सोसाइटी अपना हक नहीं छोड़ना चाह रहा है और इस चक्कर में इतने वर्षों से महिला आरक्षण भी लटका हुआ है। ये तमाम हिपोक्रेसी, हर पार्टी की हिपोक्रेसी हम लोग देख चुके हैं। आप निशांत जी कल्पना करिए, हम लोग तो 30 साल से पार्लियामेंट में देख रहे हैं कि सब सहमत होते हैं, बीजेपी भी सहमत है, कांग्रेस भी सहमत है, लेफ्ट भी सहमत है, सब महिला आरक्षण के समर्थन में, और फिर भी बिल पास नहीं। एग्री टू डिसएग्री। हाँ, सब सहमत है और बिल पास नहीं होता है।
तो ये इसका मतलब कि अपना जो प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो और क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, अपना जो उनको नैरेटिव कंस्ट्रक्ट करना है उसको क्रिस्टलाइज कर रहे हैं। अपने टारगेट ऑडियंस जो है उनका ग्रुप उसको समझा रहे हैं कि हम देखिए महिलाओं को, माताओं को, बहनों को और इन नेताओं की पत्नियों को सबका ध्यान रखिए, हम सबके लिए ये महिला आरक्षण ले आ रहे थे, इन्होंने रोक दिया। ये बंगाल में इसका फायदा लेना है, चूंकि मातृशक्ति की बात बंगाल को लेकर के सबसे ज़्यादा होती है, महिलाएं वहाँ बहुत मुखर हैं, ज़्यादा आगे बढ़ के वोट भी देती हैं, ममता बनर्जी की लीडरशिप भी है, तो वो उसको काउंटर करने के लिए एक प्लानिंग के तहत ये महिला आरक्षण का बिल सरकार लेके आई। अब इसी नैरेटिव पर बीजेपी आगे बढ़ेगी और कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन की पार्टीज हैं वो अपने नैरेटिव पर आगे बढ़ेंगी। सरकार को पहले दिन से पता था कि ये बिल नहीं पास होगा, एक मैसेजिंग कर देनी है, एक अपना जो नैरेटिव और एक जो परसेप्शन क्रिएट करना है महिलाओं के प्रति प्रधानमंत्री के समर्थन का। और ये सब लोग जानते हैं कि महिलाओं का वोट दूसरे नेताओं के अनुपात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज़्यादा मिलता रहा है। अब एक बार और उनको महिलाओं का हितैषी दिखाना है और ये दिखाना है कि वो बहुत सीरियस ढंग से कोशिश कर रहे थे। अंडरस्टूड। जितनी भी अब एक और अब मैं आपको, हमारे जितने भी दर्शक कैंप 4 पर आइए, अब जो खबरें मैं आपको बता रहा हूं ये बेसिकली एक तरीके से रिकैप है कि अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। अगर आप सुबह से मिस आउट कर चुके चीजें तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। वोटिंग से पहले स्पीकर से मिली प्रियंका गांधी, बड़ी खबर, 20 मिनट तक प्रियंका और स्पीकर की मीटिंग हुई है। बैठक में केसी वेणुगोपाल भी रहे मौजूद। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। वोटिंग से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, ब्रेक करिए। बीजेपी के फैसलों को समझना बहुत मुश्किल है, अखिलेश यादव ने कहा है, दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। बीजेपी के वादों पर कभी नहीं भरोसा करेंगे, ये अखिलेश ने कहा है। अखिलेश को लेकर काफी सारे स्टेटमेंट ऐसे आ रहे थे कि भाई वो हमारे पाले में ऐसा दिखाई दे रहा था, ये तो हमारी मदद करते रहते हैं। अखिलेश ने एक बहुत क्लियर कट स्टैंड ले लिया है। लेकिन आइए जरा अब देखते हैं वोटिंग से पहले क्या क्या हुआ, दिखाइए जरा। वोटिंग अभी गृह मंत्री जी 6 बजे बोलेंगे, उसके बाद होगी। देखिए पीएम मोदी ने 7 मिनट में एक्स पर 2 पोस्ट किए। नंबर 1, पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में सांसदों से इतिहास रचने की अपील की। अमित शाह के कमरे में 6 बड़े मंत्री मिले। रिजिजू ने अखिलेश से 15 मिनट तक बात की। इसमें एक डेवलपमेंट यह है, मैं चाहूंगा वो खबर प्लीज लेकर आइए। इसके साथ हम वो खबर दिखाएंगे, किरण रिजिजू और प्रधानमंत्री जी की जो मुलाकात है, विजय लेके आइए वो खबर। प्रियंका और वेणुगोपाल स्पीकर से मिले। परिसीमन बिल से महिलाओं का भला नहीं है, यह राहुल गांधी ने कहा है। बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, ब्रेक करिए जरा। वोटिंग से पहले ओम बिरला से मिले गृह मंत्री। पीएम मोदी से मिल रहे हैं किरण रिजिजू, संसद में पीएम मोदी मौजूद, इस वक्त की बड़ी खबर। मैं जाऊंगा इसी ब्रेकिंग के साथ सीधे आनंद के पास। चलिए आनंद, ओवर टू यू, बताइए जरा। जी बिल्कुल, बैठकों का दौर जारी है संसद भवन में। सरकार अभी आखिरी वक्त में भी अपने जो गणित है उसको दुरुस्त कर लेना चाहती है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार आप ऐसा दाव भी खेलते हो कि वो दाव हार जाने पे आपको राजनीतिक नफा ज़्यादा होता है। हालांकि यहाँ पे सरकार के लिए, बीजेपी के दोनों ही सूरत हाल में फ़ायदा होगा। अगर ये कानून बन जाता है तो भी, यानी कि बिल पास होता है तो भी, और अगर ये बिल गिर जाता है तो भी बीजेपी को दोनों ही सूरत में फ़ायदा होगा। लेकिन चूंकि सरकार इस बिल को लाई है तो ऐसे में सरकार आखिरी वक्त तक ये कोशिश कर लेना चाहती है कि इस बिल को लेकर समर्थन जुटा लिया जाए, और क्या पता आखिरी वक्त में जो विरोधी दल है उनका मन बदल जाए। और यही वजह है कि जो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, विरोधी दल का मन बदलेगा कि नहीं, लेकिन दिल्ली का मौसम जरूर बदल रहा है। आपका छाता बाहर आ गया है, बूंदों की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। दिल्ली का मौसम जरूर बदल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि कम से कम आप इस गर्मी से, आपको थोड़ी राहत मिली है। संसद की गर्मी से राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं हर्षवर्धन जी और अजीत जी के पास जाता हूं। हर्षवर्धन जी, अब जो मीटिंग चल रही है, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग के साथ जो हमने ग्राफिक्स वॉल दिखाई है वो दिखाइए इस ब्रेकिंग के साथ। सर ये टिपिकल ओल्ड स्कूल जर्नलिज्म है, कौन कहां किससे मिलने जा रहा है, अब क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। हर्षवर्धन जी, शो शुरू होते ही आपने राइटिंग ऑन द वॉल बता दी थी कि विपक्ष नहीं हिलने वाला है। इन बैठकों के पीछे का आपको क्या मकसद दिखाई दे रहा है? देखिए मुझे लगता है कि दोनों अपनी जो पोजिशनिंग है ना, उसको नैरेटिव के लिहाज से पब्लिक तक पहुंचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। जब गृह मंत्री अमित शाह के बोलने का समय बढ़ गया, शाम 6 बजे हो गया, तो एक इसका मतलब ये भी हुआ कि थोड़ी मैन्यूवरिंग भी हो रही होगी। कई बार ये होता है, कुछ समझाने की कोशिश, कुछ बताने की कोशिश। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या सरकार इसमें कोई एग्जिट प्लान देख रही है या विपक्ष इसमें कोई एग्जिट प्लान देख रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें एग्जिट प्लान सरकार तो कतई नहीं देखेगी, और विपक्ष का कोई एग्जिट प्लान हो नहीं सकता। अगर वो एब्सटेन भी करेंगे तो उनके ऊपर ही जाएगा, तो उससे अच्छा तो वो वोट करें और उसमें वही सुर अपनाएं जो अखिलेश यादव करते हैं। लेकिन एक जरूरी बात जो देश के लोगों को, जो आप मुझे लगता है जो मूल है कि नैरेटिव किसका जाएगा। आप ये कह रहे थे ना 543 पे क्यों नहीं कर दिया, उस पर तो सभी पॉलिटिकल पार्टी मेरे ख्याल से महिलाओं का हक मारने के लिए इतने सालों तक जिम्मेदार है।
4 दशक बहुत बड़ा समय होता है और उन 4 दशकों में अगर ये नहीं हो पाया 3-4 दशक में तो उसको देखिए। दूसरा, जब हम कहते हैं नरेंद्र मोदी नैरेटिव को ऐसे बनाएंगे, ये 7 मिनट में 2 पोस्ट छोड़ दीजिए कि वो माताओं बहनों से क्या अपील कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की हर योजना वीमेन सेंट्रिक है या नहीं है? नरेंद्र मोदी की सारी योजनाओं के पीछे कोई न कोई महिला उत्थान, महिला कल्याण की बात है या नहीं है? यहां तक कि जो 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए, और मुसलमान तो वोट देने वाले नहीं मोदी जी को, उसके बावजूद वो काम करने के लिए सरकार वहां तक जाती है या नहीं जाती? 370 तक में वो कह देते हैं कि वो महिलाएं, वो कश्मीरी महिलाएं, वो दलित महिलाएं, उनको हम अधिकार देने के लिए कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की ये बात ज्यादा समझ में आती है कि हम देखिए यहां तक आए, अब हम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं और डेमोक्रेसी में सबसे जरूरी है कि अपना जनप्रतिनिधि हो, महिलाओं का जनप्रतिनिधि होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मायावती की जो बात, देखिए आपने कितनी अच्छी बात की है। अब यहां पर मैं जरा एक थोड़ा इतिहास के पन्ने जो है वो पलटने की कोशिश करता हूं। आइए जरा इधर आइए। अब ये वाला ग्राफिक्स विजय, आइए जरा। भारत में महिला आरक्षण का जो सफर है उसको देखिए। 1993 लोकसभा विधानसभाओं में महिला आरक्षण जल्द लागू करना। आगे देखिए, फिर देखिए, इसके बाद संसद में कुल 5 बार महिला आरक्षण बिल पेश हुआ। आगे देखिए इसके बाद जो कहानी है। 1996 पहली बार महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। 1996 आगे दिखाइए, इसके आगे 1998 और 99 में भी बिल आया, सहमति नहीं बनी, जो अभी तक अजीत जी बोल रहे थे। यही बात अजीत जी ने कही थी। 2008 राज्यसभा में आरक्षण बिल पारित, लोकसभा में पेश नहीं, यह बात अजीत जी ने कही थी। दिखाइए जरा। 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित। 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित। यह आपके सामने अभी की एक बेसिक रियलिटी है। अब जो हमारे पास जो चीजें आ रही हैं, एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। हमारे सामने इस वक्त की बड़ी खबर, कंगना रनौत का राहुल गांधी पर हमला। राहुल गांधी को सुनना सिरदर्द है, कंगना ने कहा है। राहुल ने संसद को मजाक बना रखा है।